तो हमारा अगला वीडियो है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन के बारे में। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। इन contrast to conductors, they have no or negligible number of charge carriers. Recall from section 2.9 what happens when a conductor is placed in an external electric field. The free charge carriers move and charge distribution in the conductor adjusts itself in such a way that the electric field due to the induced charges opposes the external field inside the conductor. तो देखिए होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पर जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। ये एक जनरल फैक्ट है। तो मान लीजिए रेड कलर की लाइन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ऐसे में अगर आप बीच में एक इंसुलेटर रख देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होता है। क्या होता है? पोलराइजेशन। इस पॉजिटिव से यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। यानी जो फील्ड आपने बनाई बाहर से रेड कलर की, उसके अपोजिट एक फील्ड इंड्यूस हो जाती है और ओवरऑल फील्ड के इफ़ेक्ट को वो कम कर देती है। तो ये हमने पहले 2.9 में पढ़ा भी है, कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, जहाँ पे फील्ड ही ज़ीरो हो गई थी कंडक्टर के अंदर। लेकिन यहाँ बात हो रही है नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस के बारे में, इसलिए यहाँ पे बात करते करते ये चीज़ बोली गई है, दिस हैपन्स अनटिल दे कैंसिल ईच अदर। कंडक्टर में तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल भी कर देती हैं और नेट फील्ड ज़ीरो हो जाती है। लेकिन अब बात डाइलेक्ट्रिक की हो रही है इस टॉपिक में। सो इन डाइलेक्ट्रिक दिस फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज़ नॉट पॉसिबल। तभी तो वो डाइलेक्ट्रिक है, तभी तो वो नॉन कंडक्टर है। It turns out that the external field induces dipole moment by stretching or reorienting the molecules of dielectric. The collective effect of all the molecular dipole moments is net charges on the surface of the dielectric which produce a field that opposes the external field. इसका जो कलेक्टिव इफ़ेक्ट है वो ये होता है कि जो सरफेस पे चार्ज आते हैं डाइलेक्ट्रिक के, वो ओरिजिनल फील्ड को अपोज करने का काम करते हैं। मेरा बनाया हुआ डायग्राम भी आप देख सकते हैं, और नीचे जो ऑफिशियल आंसर्स हैं, कंडक्टर के अंदर तो अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट उतना ही इंड्यूस फील्ड आके उस नेट फील्ड को ज़ीरो कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, बाहर से अगर ई नॉट फील्ड लगाई है तो उसके ऑपोजिट एक इंड्यूस्ड फील्ड आके ज़ीरो तो नहीं कर पाती, बट ओवरऑल फील्ड को थोड़ा सा कम ज़रूर कर देती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखते हैं। द कलेक्टिव the opposes the external field. Unlike in a conductor, however, the opposing field so induced does not exactly cancel the external field, it only reduces it, जैसा कि मैंने अभी बोला। The extent of the effect depends on the nature of dielectric. To understand the effect, we need to look at the charge distribution of a dielectric at the molecular level. The molecules of a substance may be polar or non-polar. In a polar molecule, the centers of positive and negative charges coincide. The molecule then has no permanent or intrinsic dipole moment. Examples of non-polar molecules are oxygen and hydrogen molecules, which because of their symmetry have no dipole moment. ठीक है, तो ये पोलर के और नॉन पोलर के क्लासिफिकेशन के साथ साथ इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वो अपनी सिमेट्री की वजह से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं रखते हैं खुद का, जबकि पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड इवन व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड. Such molecules have a permanent dipole moment. An ionic molecule such as HCl or a molecule of water is an example of polar molecules. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में एग्जाम्पल्स में डायग्राम बना के दिया है। तो ये नॉन पोलर के एग्जाम्पल्स हैं और ये पोलर के एग्जाम्पल्स हैं। पोलर में आप देख सकते हो H+ अलग है, Cl- अलग है ना। इसी तरीके से H2 में भी जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग पॉइंट्स पे आ रहे हैं। बेसिकली एक डाइपोल बन रहा है वहाँ पे। नॉन पोलर में अपना खुद का कोई डाइपोल मोमेंट उनका नहीं है। फिर यहाँ एग्जांपल्स में एक और डायग्राम नेक्स्ट पेज पे दिखा रखा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देख सकते हैं इनके पॉजिटिव नेगेटिव नियरली कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये पोलराइज होने लगते हैं। इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाइपोल बनता हुआ दिखता है। जब पोलर में यही चीज़ देखते हैं
तो पोलर में पहले भी कुछ डाइपोल मोमेंट था, पहले भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच का गैप ज़्यादा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे तो वो फर्दर एक डायरेक्शन में पोलराइज भी हो रहे हैं. So in an external field, the positive and negative charges of a non-polar molecules are displaced in opposite directions. The displacement stops when the external force on the constituent charge of the molecule is balanced by the restoring force due to internal fields in the molecules. The non-polar molecule thus develops an induced dipole moment. The dielectric is said to be polarized. तो ये polarization को समझाया है. पोलराइजेशन प्रोसेस की डेफिनेशन दी है इस पेज पे आपको, यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए. वी कंसिडर only the simple situations when the induced dipole moment is in the direction of the field and is proportional to the field strength. Substances for which this assumption is true are called linear isotropic dielectrics. अब देखो ये सब theory वाली बातें हैं. This is not proper physics. It is somewhat more related to the chemistry part. बट इससे भी आपके जो भी रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्वेश्चंस आ सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी में ये चीज़ें समझाई गई हैं. तो ठीक है, इसको आप बस इस सिंगल रीड दीजिए, बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. बस समझ लें कि हाँ, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पोलर होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, और फील्ड की एब्सेंस में और प्रेजेंस में इनका कैसा बिहेवियर है. इसके लिए आप ये जो पेजेस हैं 65 और 66, इसकी एक बार सिंगल रीडिंग लगा लीजिएगा खुद से, तो आपको और अच्छा लगेगा. और the induced dipole moments of different molecules add up, giving a net dipole moment of the dielectric in presence of the external field. A dielectric with polar molecules also develops a net dipole moment in an external field, but for a different reason. In the absence of any external field, the different permanent dipoles are oriented randomly. पहले भी डाइपोल मोमेंट था, लेकिन वो सारे डाइपोल्स आप देखिए रैंडमली अरेंज थे. किसी का एरो ऊपर, किसी का एरो नीचे. नॉन पोलर का तो कोई डाइपोल मोमेंट था ही नहीं. इनका डाइपोल मोमेंट है, लेकिन वो डाइपोल मोमेंट के जो वेक्टर्स हैं वो रैंडमली अरेंज्ड होने की वजह से ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है. सो द टोटल डाइपोल मोमेंट इज़ ज़ीरो. When an external field is applied, the individual dipole moments tend to align with the field. When summed overall the molecules, there is then a net dipole moment in the direction of the field. That is, the dielectric is polarized. Again, यहाँ पे समझाया गया है polarization of polar molecules. The extent of polarization again depends on the relative strength of two mutually opposite factors: the dipole potential energy in the external field tending to align the dipole with the field and the thermal energy tending to disrupt the alignment. एक तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है जो डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहती है, और एक थर्मल एनर्जी जो आसपास की सराउंडिंग से मिल रही है जो इस अलाइनमेंट को डिसरप्ट करना चाह रही है, डिस्टर्ब करना चाह रही है. देयर मे बी इन एडिशन द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इफेक्ट as for non-polar molecules, but generally the alignment effect is more important for the polar molecules. तो ठीक है, ये सब थियोरी बातें हैं, नहीं आप याद रख पाएंगे, बहुत ज़्यादा याद रखना भी पॉसिबल नहीं है. Thus, in either case, whether polar or non-polar, a dielectric develops a net dipole moment in the presence of an external field. The dipole moment per unit volume is called polarization. ठीक है, ऐसा सिमिलर टर्म आपको मैग्नेटिज्म में मिलता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता यहाँ पे है, लेकिन बस क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इसको बोला गया है पोलराइजेशन. आप चाहें तो इसको कैपिटल P से डिनोट कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम डिनोटेड बाय P वेक्टर, और इस P वेक्टर का एक फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया है, एप्सिलॉन नॉट काई E वेक्टर, where chi E is the constant characteristic of the dielectric and is known as electric susceptibility of the dielectric medium. जिस तरह से मैग्नेटिज्म में ससेप्टिबिलिटी डिफाइंड है, वहाँ पे बताया गया है ससेप्टिबिलिटी इज़ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो कुछ उसी से मिलता जुलता टर्म यहाँ पे भी डिफ़ाइन करने की कोशिश करी है, विच यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर फ्रॉम दिस इक्वेशन 2.37. और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि एनसीईआरटी में तो बस एक लाइन में इसको समझा करके एक इक्वेशन दी गई है
यानी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस में, इसको बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है. बट स्टिल इफ़ यू वांट टू गो इनटू डिटेल यू कैन रेफर अदर बुक्स एंड यू कैन टेल मी इफ़ यू वांट it from me. It is possible to relate chi e, which is the electric susceptibility, to molecular properties of the substance, but we shall not pursue that here. The question is, how does the polarized dielectric modify the original external field inside it? तो पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक जो है वो अपने अंदर की जो एक नेट फील्ड बच रही थी उसको कैसे मॉडिफाई करता है. तो एक रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ लिया है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट में रखा हुआ पैरेलल टू इट्स फेसेस. द फील्ड कॉजेज अ यूनिफॉर्म पोलराइजेशन p vector in the dielectric. Thus every volume element delta v of the slab has a dipole moment p delta v in the direction of the field. The volume element delta v is macroscopically small but contains a very large number of molecular dipoles. Anyway, inside the dielectric, the volume element delta v has no net charge, though it has net dipole moment. This is because the positive charge of one, और ये तो हम जानते ही हैं किसी भी डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है. आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना. डाइपोल का मतलब ही है कि सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. However, the surface of the dielectric normal to the electric field, there is evidently a net charge density. आप लेफ्ट सरफेस पे देखेंगे तो आपको ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी नज़र आएगी. राइट सरफेस पे देखेंगे तो ओवरऑल आपको एक पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी मिलती है, ऑब्जर्व करते हैं. As seen in figure 2.23, the positive ends of the dipole remains unneutralized and the right surface of the negative ends at the left surface. The unbalanced charges are the induced charges due to the external field. Thus, the polarized dielectric is equivalent to two charged surfaces with induced surface charge densities, say sigma p and minus sigma p. तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी आपको सरफेस पे नज़र आ रही है वहाँ नेगेटिव सिग्मा पी लिया गया है, और जहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं वो प्लस सिग्मा पी है. Thus, the polarized dielectric is equivalent to two charged surfaces with induced charge densities sigma p and minus sigma p. Clearly, the field produced by these surface charge opposes the external field. The total field in the dielectric is thereby reduced from the case when no dielectric is present. ये प्रॉपर्टी कैपेसिटर्स में भी काम आएगी. वी शुड नोट दैट द चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा पी अराइजेस फ्रॉम बाउंड चार्ज नॉट द फ्री चार्ज. ठीक है, कंडक्टर तो है नहीं, वैसे भी फ्री चार्ज इतना है नहीं. तो ये थे अपने जो टॉपिक हमने करा अभी डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन का थियोरी पार्ट. थियोरी है, इसकी आप रीडिंग खुद से भी एक बार लगाएंगे तो आपके और चीज़ें क्लियर होंगी.